आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कमलजीत ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल को देखा है, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के इतिहास चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आप लोगों से विनती है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय को गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश। तो याद रखिएगा, वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी को हुआ था, जिसका अध्यक्षता मेटरनिक ने किया था। इस अध्यक्षता के बाद फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का शासन समाप्त हो गया और यहाँ पर लुई 18वां को लुई 18वां को मेटरनिक के द्वारा फ्रांस का शासक बनाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो याद रखिएगा, मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो याद रखिए, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है जिसका जवाब आप लोग को कमेंट में देना है। क्वेश्चन यह है कि राष्ट्रवाद का परिभाषा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 4, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा पेशे से नाविक था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो याद रखिएगा, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था 1852 ईस्वी में। और यह भी याद रखिएगा कि काउंट काबर की मृत्यु 1862 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो याद रखिएगा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। बिस्मार्क के बारे में कुछ और बातों को याद रखनी है। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 लड़ाई किया था। पहला डेनमार्क के साथ 1864 में, और दूसरी लड़ाई ऑस्ट्रिया के साथ 1866 ईस्वी में, और तीसरा युद्ध फ्रांस के साथ 1870 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना हो गई थी? जिसका अभी हम लोगों ने इसका आंसर देखा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सीडाउन का युद्ध। सीडाउन का युद्ध 1870 ईस्वी को हुआ था। तो सीडाउन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की। पहला ऑप्शन है ट्रांसपेडेन संघ और सिसेलपाइन संघ। तो ट्रांसपेडेन संघ और सिसेलपाइन संघ की जो स्थापना किया था यह इटली में किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 12 है, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? तो मेटरनिक का पतन मार्च 1848 ईस्वी को हुआ था और इसका उदय 1815 ईस्वी को हुआ था। 1815 ईस्वी के तारीख के बारे में और बातों को याद रखनी है कि वियना सम्मेलन भी 1815 को, वियना कांग्रेस भी 1815 को, वाटरलू का युद्ध भी 1815 को, नेपोलियन बोनापार्ट का पतन भी 1815 को और मेटरनिक का उदय भी 1815 को। तो मेटरनिक का पतन हुआ था मार्च 1848 ईस्वी में, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जॉल्वेराइन एक संस्था थी। तो जॉल्वेराइन के बारे में याद रखनी है कि जॉल्वेराइन एक शुल्क संघ संस्था था या व्यापारियों के लिए बनाया गया था और 1834 ईस्वी में प्रसा के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एड्रियानोपुल की संधि 1829 में किस देश के साथ हुई थी? तो याद रखिएगा, एड्रियानोपुल की संधि मिस्र और तुर्की के साथ हुई थी, जिसमें तुर्की की हार हुई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, तुर्की। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा, इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि यूरोप वालों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो याद रखिए, यूरोप वासियों के लिए यूनान का साहित्य और ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को हुआ था। 10 मई 1871। ऑप्शन नंबर ए सही है। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था, बर्न में किया था, 1834 ईस्वी में किया था। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन से विद्रोह के बाद मेजनी ने काला वस्त्र पहनना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो यंग इटली की स्थापना भी मेजनी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। यंग इटली की स्थापना मार्सेई में हुआ था, 1831 ईस्वी को हुआ था। ईस्वी भी याद रखिएगा, 1831। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध सेडौन में हुआ था। इस संधि का भी नाम है सेडौन की संधि। क्वेश्चन नंबर 21, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815 हुआ था। अभी हमने बताया कि वियना सम्मेलन हो, वियना कांग्रेस हो, वाटरलू का युद्ध हो, नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हो, मेटरनिक का उदय हो, यह सभी जो हुआ था 1815 ईस्वी को हुआ था। वियना किस देश की राजधानी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, क्रीमिया का युद्ध 1853 से 54 के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी को हुआ था। और यह भी याद रखिएगा कि राष्ट्रवाद का जनक नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी को लागू किया गया था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक 1804 ईस्वी में बना था। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 ईस्वी को डायरेक्टरी पद का त्याग किया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष मेटरनिक था। मेटरनिक का उदय
1815 को हुआ था और मेटरनिक का पतन 1848 को हुआ था। क्रांति का समय 1830 से 1848 था। मेटरनिक का एक नारा था कि जब फ्रांस छिंकता है तो समस्त यूरोप में सर्दी और जुखाम हो जाता है। यह नारा उसने जुलाई 1830 की क्रांति के बाद दिया था, क्योंकि फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर बाकी देशों में भी निरंकुश शासक के प्रति आवाज़ उठाना शुरू कर दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तो याद रखिएगा, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना था। मतलब कि नेपोलियन बोनापार्ट के जो नियम बनाए गए थे उन नियमों को समाप्त करना और पुरानी वाली नियमों को पुनर्स्थापना करना था। तो काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो काउंट काबूर की मृत्यु 1862 ईस्वी को हुआ था। काउंट काबूर प्रधानमंत्री 1852 ईस्वी को बना था। काउंट काबूर को प्रधानमंत्री विक्टर इमैनुएल ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था। तो याद रखिएगा, जर्मनी का एकीकरण हो या इटली का एकीकरण हो, दोनों की ईस्वी एक ही है, 1871 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1871 ईस्वी। और फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को हुआ था। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है, बताना है कि इटली का मसीहा किसे कहा जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। अब इसमें कंफ्यूज होता है कि लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी हो जाएगा और लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि जोल्वेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जोल्वेराइन संघ की स्थापना 1834 ईस्वी को हुआ था। जोल्वेराइन प्रशा के द्वारा बनाया गया एक शुल्क संघ था। क्वेश्चन नंबर 32 कि गास्टिन की संधि किस वर्ष हुई थी। तो गास्टिन की संधि 1865 ईस्वी को हुआ था, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 33 है कि किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो याद रखिएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को हुआ था, 10 मई 1871 ईस्वी को। तो क्वेश्चन नंबर 34 है हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ऑप्शन नंबर सी सही है। मेटरनिक का पतन हुआ था। तो मेटरनिक का पतन 1848 ईस्वी को हुआ था, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि गैरिबाल्डी के कार्यों से प्रेरित होकर इसकी जीवनी किसने लिखी थी। तो याद रखिएगा, गैरिबाल्डी के कार्यों से प्रेरित होकर इसकी जीवनी लाला लाजपत राय ने लिखी थी, क्योंकि गैरिबाल्डी ने अपना संपूर्ण संपत्ति राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था। तो इसीलिए इससे प्रेरित होकर लाला लाजपत राय ने इसकी जीवनी लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 37 है कि इटली का मसीहा किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इटली का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। इटली का कूटनीतिज्ञ काउंट काबूर को कहा जाता है। इटली का तलवार गैरिबाल्डी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि यंग इटली की स्थापना कब हुई थी। तो यंग इटली की स्थापना 1831 में हुई थी और मार्सेई में हुई थी। यंग इटली के संस्थापक मेजनी थे। मेजनी 1820 ईस्वी को कार्बोनरी का सदस्यता ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 39 है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। तो वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी को हुआ था, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। वियना सम्मेलन भी 1815 को हुआ था। वियना कांग्रेस 1815 को हुआ था। मेटरनिक का उदय 1815 को हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट का पतन भी 1815 को हुआ था। तो कमेंट में बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के प्रश्न उत्तर का डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक आप लोग को वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।